नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि इनोवेशन की दिशा में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इनोवेशन को लेकर अब तमाम संस्थानों के बीच होड़ लगी हुई है। इसे लेकर अटल इनोवेशन स्कीम के तहत उनकी रैंकिंग होती है और इसी तरह की रैंकिंग में उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और एक तरीके से मैं कहूं कि ये एक पहल है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया सके और उस तरह का एनवायरनमेंट हमारे युवाओं के बीच में हो सके ताकि वो देश में इनोवेशन को बढ़ा सके और देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में अपना अहम योगदान दे सके। तो समझेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में कि असल में किस तेजी के साथ और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर कंपेयर करें दुनिया के अलग अलग देशों से, वहां की तुलना में हम अभी कहां पर खड़े हैं और कितना आगे और किस रफ्तार के साथ हमें आगे जाने की जरूरत है और उसके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें जरूरत है और अब तक हमने क्या हासिल किया है और चैलेंजेस क्या हैं। और ये सब कुछ समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ प्रोफेसर वी रामगोपाल राव हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान अभय जेरे हैं, चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अमिता देव हैं जो कि वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन। आपका स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर राव आपसे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनोवेशन, और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि बदलते दौर में और खासतौर पर 21वीं सदी से जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हर सदी में इनोवेशन ही वो की या कुंजी है जिसने दुनिया को, समाज को या देशों को आगे बढ़ाया है और सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूती या दिशा दी है। Yeah, thank you very much. In fact, when you look at our academic institutions, particularly IITs, we are looking at three aspects in IITs. एक है education और एक है research, जहाँ पे knowledge generation करते हैं, और तीसरा है innovation, जहाँ पे वो knowledge को we make products out of it, we make the solutions, we find solutions to the problems faced by the people. So therefore, these three are the major important aspects now academic institutions के लिए। हम education में तो बहुत अच्छे, IITs में आप देखेंगे even world ranking में भी education लेंगे, undergraduate education लेंगे, I think we will be right at the top. When it comes to research, research भी अभी अच्छी से हो रहे। For example, IIT दिल्ली देखेंगे आप लास्ट 5 years में मोर देन 10,000 पेपर्स 5 years में पब्लिश किया है। और अगर आप पीछे 5 years देखेंगे तो उसमें 1/4 रहेगा वही नंबर में। अगर 2,500 3,000 पेपर्स रहेगा तो हम बहुत फास्ट रिसर्च में इवॉल्व हो रहे। वी आर ऑल बिकमिंग वेरी गुड एट पब्लिशिंग पेपर्स, बट इनोवेशन इज समथिंग व्हिच वी वर नॉट रियली फोकसिंग ऑन अंटिल नाउ, क्योंकि इनोवेशन के लिए आपको नॉट जस्ट रिसर्च, वो रिसर्च के लिए रिलेवेंस भी चाहिए होता है और डिलीवरी के साथ साथ आपको डेवलपमेंट के साथ साथ आपको डिलीवरी भी करना होता है। तो अभी अगर देखेंगे हमारा इंस्टीट्यूशंस में ये स्टार्टअप कल्चर एक अच्छी तरीका से पिकअप हुआ है और द स्टार्टअप कल्चर इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन। पहले भी बहुत सारा इनोवेशन होता था, बहुत सारा नया सॉल्यूशंस निकलते थे रिसर्च में, लेकिन वो सब लैब में ही रह जाता था। अभी बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स नाउ वी आर एबल टू पुट देम आउट इनटू द सोसाइटी। हम पेटेंट्स तो पहले ही फाइल करते थे, लेकिन अभी हम पेटेंट से एक प्रोडक्ट्स भी डेवलप करके उसको स्टार्टअप्स के माध्यम से उसको सोसाइटी में ले जाने का अभी एक आसान हो गया है। आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर सीइंग सो मच हैपनिंग आउट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस नाउ एंड आई थिंक थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट बेटर। डॉक्टर अमिता, क्योंकि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं ये कोई बाउंड्री नहीं है कि इसमें गर्ल्स नहीं होंगी, वुमेन नहीं होंगी, और क्योंकि आपको प्राइज भी मिला है, आपके इंस्टीट्यूट को बधाई हो हमारी तरफ से। लेकिन जिस तरीके से जो कहा प्रोफेसर राव ने कि 50 साल के दरमियान जो हमने देखा था इनोवेशन को लेकर, चाहे वो हम एक कहें कि हमारी सोच को लेकर हो, इंडिविजुअल लेवल पर, सामाजिक तौर पर, या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, या फिर गवर्नमेंट के लेवल पर, वो किस तरीके से बदली है पिछले 5-7 सालों में। और क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अगर हम पेटेंट के अलग अलग संस्थानों के जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके देखें, नंबर्स में कई गुना मैं कहूं कि बढ़ोतरी हुई है।
आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक आपने कहा। पहले मैं थोड़ा सा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के बारे में बताना चाहूँगी। ये फर्स्ट वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टेब्लिश हुई 2013 में। सो कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इनिशियली जो कल्चर हमारे यहाँ था वो खाली स्टेम एजुकेशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया में गर्ल चाइल्ड को स्टेम एजुकेशन और इंजीनियरिंग की तरफ ले जाना ही अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, टू गेट द गुड गर्ल्स टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग। ऐसा ऐसा हमने जब देखा तो वेरी गुड गर्ल्स आर कमिंग इनटू इंजीनियरिंग, और उसके बाद फोकस अब कन्वर्ट हुआ है कि हमें खाली अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और खाली डिग्री ही नहीं हासिल करनी, बल्कि कुछ अच्छा काम टुवर्ड्स रिसर्च एंड स्टार्टअप्स। हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर शुरू हो गया 2014-15 में, और उसके बाद से तो जैसे कि एक होड़ सी ही लग गई। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स व्हेन दे रीच अप टू देयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, दे आर इंटरेस्टेड कि हम कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके गर्ल्स जाती हैं। और हमारे यहाँ पे सीईओ हैं इन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि उनको बताते हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया का टोटल पर्सपेक्टिव देखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया में 5 साल पहले 81 था, जो कि अब 52 पे आ गया है। अगर आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स देखें, दुनिया में हम लोगों का 78th पोजीशन पे है। सो इट मीन्स जो कल्चर है फ्रॉम एजुकेशन टू रिसर्च टू इनोवेशन, इट इज चेंजिंग, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी काफी बढ़ावा है। सो द गर्ल्स आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, और हम लोग उनको कॉम्पिटिशन्स के लिए, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी कॉम्पिटिशन हुआ, सो इतनी गर्ल्स सामने आती हैं जो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हैं, जो इंडस्ट्री की जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है उनके बारे में न्यू इनोवेटिव आइडियाज देती हैं। And I'm very glad कि last year 9 teams had won the competition. This year also many teams have won the competition. So अब ये culture create हो रहा है। थोड़ा सा हमने अपनी यूनिवर्सिटी में चेंज भी किया है कि स्टूडेंट्स को हम टोटल फ्रीडम देते हैं इन द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, कि आप चाहें तो एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक चूज करिए, आप चाहें तो आप एक रिसर्च ट्रैक चूज करें, अगर आप चाहते हैं आप एक प्रोजेक्ट ट्रैक चूज करें। सो द गर्ल्स माइंडसेट जो उनके माइंड में है उसी तरीके से वो अपना ट्रैक चूज करती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रमोट दिस इनोवेशन एंड रिसर्च। ओके, लेकिन मैम एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो यूथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर आ रहा है, इनोवेशन या इस तरह के फील्ड में जाने को लेकर पहले बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, और थोड़ा सा मैं कहूँ सामाजिक या पारिवारिक जो एक सोच थी वो थोड़ी सी निगेटिव होती थी, काफी रिस्की माना जाता था। क्या ये बदली है हाल के कुछ वर्षों में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इस चीज को देख के बहुत चैलेंज, इवन आज भी काफी गर्ल्स हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि मैं एमटेक प्रोग्राम छोड़ना चाहती हूँ। जब मैं पूछती हूँ क्यों, क्योंकि मेरा मैरिज प्रपोजल चल रहा है, या घर से मुझे परमिशन नहीं मिल रही है, या हमें कुछ इनकम की वजह से प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम ये छोड़ना चाहते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड वी हैव चेंज दिस माइंडसेट, और ये माइंडसेट चेंज हुआ है। और उसके अलावा हम लोग जैसे प्रोग्राम्स, विज्ञान ज्योति डीएसटी का प्रोजेक्ट है, हम स्टेम एजुकेशन को लेके स्कूल्स तक पहुंच गए हैं, वहां पे उनको समझाते हैं कि आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। एक माइंडसेट ये भी हो जाता था कि लड़कियां हैं तो साइंस नहीं कर सकती, लड़कियां हैं तो परहैप्स उनको आर्ट्स करवा दीजिए, कोई ब्यूटी कोर्स करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए और वो छोटा मोटा कोर्स कर लें। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अब हमारे पास इतना कंपटीशन आता है गर्ल्स का कि माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। गर्ल्स दे वांट टू परस्यू देयर करियर इनटू इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी और बाकी जगह में काफी बदलाव देखा गया है। अभय जी, मैं दो अब पॉइंट जो समझना चाहूंगा कि नजरिया बदलना कितना मुश्किल है, चाहे वो परिवार के तौर पर हो, समाज के तौर पर हो, या फिर यूथ का इंडिविजुअल हो। और दूसरा, ये जो एटमॉस्फेयर है, मुझे लगता है कि इनोवेशन के लिए वो बड़े संस्थानों में तेजी के साथ बदला है, लेकिन क्या इसे सब जगह लागू कर पाना, कॉलेज लेवल तक, स्कूल लेवल तक, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त आप लोगों के सामने। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहला तो एक माइंडसेट का है, और माइंडसेट का अगर आप
क्वेश्चन देखोगे या इफ यू वांट टू एक्चुअली थिंक अबाउट द माइंडसेट, यस, mindset is changing, as Amita ji rightly said, but we have miles to go, to be very honest. Abhi, when we spoke to large number of youngsters who were having great ideas, good ideas, and who were keen on promoting or developing their enterprise or doing their startups, irrespective of boys or girls, there is certainly a social pressure on them. कभी कभार उनके माता पिता या रिलेटिव्स या फिर उनके गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो भी उनके ऊपर प्रेशर देते हैं कि व्हाई यू वांट टू गेट इनटू सच रिस्की जॉब और रिस्की एरिया, रादर देन व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड गेट अ जॉब इन अ वेरी कंफर्टेबल कंपनी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक we have designed an MBA course in innovation, entrepreneurship and venture development, सिर्फ ये माइंडसेट को टैकल करने के लिए. और अभी वो हम 15 इंस्टीट्यूट्स में चला रहे हैं. और ये MBA जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल कन्वेंशनल MBA से डिफरेंट है. ये 70% एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला MBA है और ओनली 25 to 30% क्लासरूम वाला है. और ये इंक्यूबेटर्स जो होते हैं कॉलेजेस में, उसमें वो MBA किया जाता है. और उसका सोल पर्पस MBA के प्रोग्राम का यही है कि माँ बाप समाज में ये बोले कि मेरा बच्चा MBA कर रहा है, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ दैट MBA ही इज एक्चुअली डूइंग वेंचर डेवलपमेंट और ही इज परस्यूइंग हिज स्टार्टअप. तो बच्चा जब वो लेता है उसमें एडमिशन, तो वो खुद का स्टार्टअप ही करता है, क्योंकि वो इंक्यूबेटर बेस्ड प्रोग्राम है. वो बाहर के लोगों को बोलता है कि मैं MBA कर रहा हूँ, तो सोशल प्रेशर कम हो जाता है. माँ बाप समाज में बोलते हैं कि मेरा बेटा MBA कर रहा है, तो वो सोशल प्रेशर कम हो जाता है. 2 साल के बाद अगर वो एंटरप्राइज सक्सेसफुल या सक्सेसफुल होने की तरफ जाता है, तो वो एंटरप्रेन्योर बन के बाहर निकलता है उस कोर्स से. नहीं है तो वो इतना सीखता है कि वो इंट्राप्रेन्योर होता है. और आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, इंडस्ट्री को ये इंट्राप्रेन्योर्स की जरूरत है, जो जॉब करे लेकिन उनका माइंडसेट जो है वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है. तो ये बहुत बड़ा चेंज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. और इसी से आपका दूसरा सवाल भी जुड़ा है कि ये टियर 1 इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाएंगे, IITs हो, NITs हो, IIITs हो, IIMs हो, तो इसमें जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत मैच्योर इकोसिस्टम है. लेकिन अगर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाएंगे या टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में जाएंगे, तो उतना मैच्योर इकोसिस्टम नहीं है. और उसको हम मैच्योर करने के लिए अभी हमारा जो इनोवेशन सेल है, MHRD का इनोवेशन सेल, वो उन्हीं पे फोकस कर रहा है. हम ज्यादा IITs और NITs, IIScs के तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट टू डू. बट अगर हम कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज देखेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज देखेंगे, तो उनको पता ही नहीं है. बहुत बार क्या होता है, मैंने बिफोर एक्चुअली कंसेप्चुअलाइजिंग मेनी कोर्सेज, I spoke to 50 plus vice chancellors, directors, deans, and they say कि yes, entrepreneurship needs to be promoted, innovation needs to be promoted, but they were simply unaware how to go about it or how to do. So we said we need to do something about it. और अभी हमने इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल्स नाम का एक प्रोग्राम चालू किया है, जो हमने 1700 इंस्टीट्यूशंस में एस्टेब्लिश की है. ये काउंसिल 1700 इंस्टीट्यूशंस, और हर महीने हम वो काउंसिल को बोलते हैं कि आपने क्या करना चाहिए. इफ द काउंसिल फॉलोज, इफ दैट इंस्टीट्यूट फॉलोज आवर प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 2 years, देन वी आर कॉन्फिडेंट कि वो इनोवेशन वाला इकोसिस्टम, वो माइंडसेट तैयार हो जाएगा उस इंस्टीट्यूट्स में. ओके सर. प्रोफेसर राव, जिस तरीके से हम अभी रैंकिंग देखते हैं, हालांकि रैंकिंग में काफी उछाल है इंटरनेशनल लेवल पर अगर इनोवेशन इंडेक्स को हम समझें या देखें, लेकिन फिर भी बाकी देशों की तुलना में या वो देश जो कि इसके टॉप 10 या टॉप 15 में आते हैं, भारत में भी क्या और जरूरतें हैं या किस तरीके का एनवायरनमेंट या पॉलिसी के लेवल पर आप बेहतर बता सकते हैं, और उसको किस रफ्तार से या किस तरीके से लागू करना है, क्योंकि साइलोज में अगर कोई काम होगा तो शायद मुझे लगता नहीं कि वो अचीव कर पाए. इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज है अभी इनोवेशन के लिए
कि आवर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। अगर आप इंजीनियरिंग अलग, साइंसेस अलग कर दिया, मेडिसिन अलग कर दिया, एग्रीकल्चर अगर अलग कर दिया, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रहे हैं कि फार्मर्स इनकम डबल करना है ना, कौन डबल करेगा? उसके लिए इंजीनियर्स भी चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट भी चाहिए, उसके लिए फार्मर्स भी चाहिए। तो बहुत सारा डिसिप्लिन साथ साथ मिलके यू कैन देन अचीव दोज काइंड ऑफ थिंग। तो ये फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसका भी ध्यान दिया गया है। लेकिन इन IITs now we are trying to change it. For the past almost like 10 years now, we have been trying to become more multidisciplinary. We are also promoting the multidisciplinary research. और आपको अगर रिसर्च करना है, अभी कैसे रिसर्च करते हैं? जब स्टूडेंट ज्वाइन होता है तो फर्स्ट थिंग वी डू इज लाइब्रेरी में भेजेंगे स्टूडेंट को, 100 पेपर्स पढ़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे और उसमें रिसर्च करेंगे 3 साल और एक पेपर लिखेंगे, वो पेपर वापस लाइब्रेरी में चले जाता है। तो लाइब्रेरी से प्रॉब्लम्स आता है और वापस लाइब्रेरी में पेपर्स चले जाते हैं। वही रिसर्च बहुत सारा जगह पे हो रहे। अगर हम प्रॉब्लम्स को सोसाइटी से पिकअप करेंगे, अगर कोई IIT दिल्ली का स्टूडेंट एम्स में डॉक्टर के साथ मिलके वो डॉक्टर का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और देन innovation can happen because you are solving a real world problem now. And if you find a solution to for that particular disease, a diagnostic kind of a system, then you can we have all the methods, all the avenues available for the startups and all of that. So you find a solution to a real world problem, and then you can innovate in terms of developing a solution which is low cost and faster and all of that, and that is how the innovation happens. So for innovation, unlike minds need to come together. अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कोलैबोरेट करेंगे तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक मेडिकल डॉक्टर से कोलैबोरेट करेंगे, इनोवेशन के चांसेस बढ़ता है। तो अनलाइक माइंड्स एटीट्यूड के वजह से भी हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला एक एकेडमिशियन से बात करेंगे तो उसमें एटीट्यूड्स का बहुत डिफरेंस रहता है, उससे भी इनोवेशन हो सकता है। नहीं तो डिसिप्लिन्स में एक मेडिकल डॉक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इनोवेशन हो सकता है। इवन कल्चरली भी अनलाइक माइंड्स बन सकता है। अगर हम बहुत सारा इंडिया में स्टूडेंट्स कैंपसेस में अफ्रीका से है, बहुत सारा कंट्रीज से है, then you can discuss each other's problems. There are many countries which have a GDP much lower than India. There are at least 90 countries which are lower than the GDP level of India. So solutions that we develop for our farmers can also be useful for them. So therefore, I think bringing these unlike minds together, whether it is disciplines or attitudes or cultures, is very important for innovation to happen. And जैसे जैसे हम institutions को multidisciplinary बनाएंगे, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को सोसाइटी से पिकअप करेंगे, then innovation will happen. Then India will be right at the top. I think Indians are very enterprising, and now for them, if they start working on the right problem, I think India will be in the top 10 countries, and we don't have to any longer look for jobs or anything, because these are the students who will become job providers. Now, if they are not doing that, then everybody is looking for a job, and who is going to create those jobs? I think it's very important for us to bring these multiple disciplines and these unlike minds together for innovation to happen. Okay, डॉक्टर अमिता, लेकिन क्या ये कहा जाए कि जब स्टूडेंट क्योंकि प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट करता है अपनी एजुकेशन को, उस लेवल पर अगर इनोवेशन को लेकर उसके माइंड को ओपन किया जाए, उसे सिखाया जाए या कोर्सेज में इस तरह की बातें बताई जाएं, तो शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम देख पाएंगे अपर लेवल पर आकर। या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो एज उस तरह की नहीं होती है और सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही इसे हम प्रमोट करें तब वो अचीव कर पाएंगे गोल? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टीनेजर एज जो है वो दैट इज अ क्रूशियल एज टू चेंज द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, इनफैक्ट मच बिफोर द टीनेजर एज। हम तो ये देखते हैं, अगर स्कूल लेवल पे अगर जो बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा है, अगर उस टाइम अगर आपने बच्चे का टैलेंट को टैप किया, you unleash the talent, you read the mindset of the child mind is very creative, and we can we read the attitude and aptitude at that time, and that mind is so creative, और उसको अगर हम उसको कार्व करें, उसको थिंकिंग देख के उसको अगर हम इनोवेटिव आइडियाज दें, आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू टैप। देयर आर 2 थिंग्स, जैसे प्रोफेसर राव ने कहा, नंबर 1, नाउ दोज
कंपार्टमेंट्स आर नो लॉन्गर वैलिड, कि अगर ये एक इलेक्ट्रिकल है या एक सिविल है या मैकेनिकल है या फार्मेसी है या मेडिकल है. Number two, I personally feel linkage between higher education and school education is also very important. कि बच्चा जब छोटी क्लास में है, 6th या 7th स्कूल एजुकेशन में है, उस टाइम से ही कॉलेज और स्कूल का लिंकेज हो, ताकि समर एंड विंटर्स में इवन कॉलेज स्टूडेंट्स ईच वन टीच वन या मेंटरशिप करें, वहां जाके बताएं, बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें, उनका माइंड की क्रिएटिविटी को और अनलीश करें. दैट कैन हेल्प. सेकेंड थिंग इज दैट डिपार्टमेंट्स में जो हमारी कंपार्टमेंट है उसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है. एज ही राइटली सेड, अगर हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग ऑफ ऑटोनॉमस व्हीकल्स, या हमारी लड़कियां मैकेनिकल में व्हीकल्स बनाती हैं, सो every department has to come together. It cannot be done in silos. वो नहीं हो सकता. And I think there is an urgent need कि हम ये innovation और entrepreneurship और creativity school level से ही शुरू करें. So I'm very glad these tinkering labs have come in and they are doing a great job. Okay. अभय जी, जिस तरीके से हम, क्योंकि अगर हम अपने देश को देखते हैं जहां पर अभी भी करीब 65% आबादी एग्रीकल्चर में बेस्ड है और एग्रीकल्चर बेस्ड में कहूँ की इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर को लेकर ही फोकस करने की बात कही गई, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा भी है. क्या हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी फोकस कर सकते हैं इनोवेशन को लेकर, या फिर हमें स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, हम ओवरऑल देखते रहें, उसके बाद उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने की बात करें? जैसा आपने कहा, दोनों चीजों की जरूरत है. हमें बच्चों में हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है. एक बार वो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हम डेवलप कर पाए बच्चों के में, तो वो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर का हो या सिक्योरिटी का हो या ट्रांसपोर्ट का हो, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे. अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ आवर स्वॉलो एंड वॉमिट काइंड ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम, हम बच्चों में वो जो क्रिएटिविटी चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं, या उनमें जो क्रिएट करना है. अमिता जी ने जैसे कहा कि छोटे बच्चों में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है. हाँ, होती है, लेकिन आवर एजुकेशन सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किल्स दैट क्रिएटिविटी. अगर, मुझे मालूम नहीं आपको पता है कि नहीं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम का एक पिरामिड होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. तो उसमें नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली जो पायदान होती है वो रिमेंबरिंग की होती है, यानी जस्ट रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, whether you understand it or you don't understand it. उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है. उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो एनालाइज का होता है. उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो अप्लाई का होता है. उसके ऊपर वाला लेयर जो है वो इवैल्यूएट का होता है, और सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो क्रिएट का होता है. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये 6 स्टेप्स है. तो अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है कि because of this swallow and vomit kind of an education system, our ये higher order, ये thinking orders है उसके, तो our students get confined to the lower 2 or 3 layers of this Bloom taxonomy. तो हमें ऐसी सिस्टम डिजाइन करनी है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है कि हमारी जो थिंकिंग स्किल्स है वो इवैल्यूएट और क्रिएट की तरफ कैसे जाए. जो पायदान है यार, जब वो इवैल्यूएट और क्रिएट की तरफ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी डिजाइन थिंकिंग स्किल्स अच्छी होगी, और वो अगर अच्छी होती है देन हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए हम अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाते हैं. ये एक एस्पेक्ट. और दूसरा एस्पेक्ट, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, वो जो आज हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि एग्रीकल्चर अगर हमको फार्मर्स का इनकम दुगना कर रहा है, तो राव साहब ने भी अभी यही कहा कि हमको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा. यानी हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स, हमारे एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, जैसे यूनिवर्सिटी है, ICAR है, देन हमारे फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, हम सब ने एक साथ आना है, so that we can ask questions how we can use Internet of Things for solving problems of agriculture, how we can use blockchain
how we can use robotics for solving problem of agriculture. तो ये भी हमें करना है. तो ये ट्रैक पे जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे अभी प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है कि फार्मर का इनकम डबल करे. बट इन लॉन्ग टर्म व्हाट वी रियली नीड टू फोकस ऑन is developing the problem solving skills of our students which are currently missing. Right, sir. प्रोफेसर राव, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा आपसे कि कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रफ्तार अच्छी है, प्रयास हमने शुरू किए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी लेयर जहां पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम करने या फोकस करने की जरूरत है? You know what, one thing we need to as a society also, हम लक्ष्मी और सरस्वती को साथ साथ देखना, वी शुड गेट यूज्ड टू इट. अब इंडिया में ऐसा है कि अगर प्रोफेसर मतलब पूर रहेगा, बिजनेसमैन मतलब रिच रहेगा, ऐसा ऐसा एक कल्चर है. अगर कोई प्रोफेसर ने कोई रिसर्च से इनोवेट किया और वो इनोवेशन से कुछ कंपनी स्टार्ट किया, वो कंपनी बहुत बड़ा बन के वो प्रोफेसर ने बिलियनर बन गया, क्यों नहीं हो सकता है? आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट टू गेट यूज्ड टू प्रोफेसर्स becoming richer also. We should start looking at rich professors also. Is not a oxymoron or anything like that. I think in US में बहुत सारा professors, बहुत सारा, even I also have 2 startups now. I'm hoping that some of these startups will become successful and do very well. I think once professors start to get into entrepreneurship, then their students also will get into entrepreneurship. Much of the innovation or entrepreneurship activity right now is confined to the BTech students. अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट बहुत सारा इनोवेटिव रिसर्च वो टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, लेकिन हम अपना पीएचडी स्टूडेंट्स अभी भी नहीं जा रहे उसमें, क्योंकि दे आर स्लाइटली लेटर है उनका एज में, और उन लोगों के ऊपर सारा फैमिली प्रेशर्स भी रहता है. अगर उन लोगों के लिए इफ वी स्टार्टेड ए डीप टेक इनोवेशन incubator at IIT Delhi, we are calling it the PhD incubator. We are slowly pushing our PhD students to become entrepreneurs. Now, for PhD students to become entrepreneurs, the professors also need to join hands with them. So now we are slowly starting schemes where how do you convert, let's say, every 6th professor at IIT Delhi should become an entrepreneur. That is our target right now. Every 6th or 7th professor should become an entrepreneur. And once professors do that, then the PhD students will do that. That is where the deep tech innovation will happen. And there is a lot of business model innovation is happening already in the country. The e-commerce kind of a thing. But I think the real technology innovation, real deep tech innovation will happen when our PhDs and professors, get into entrepreneurship space. That is what we are trying to do at IIT Delhi, and things are happening now. I think that mindset is also changing, and I think achieving Lakshmi through Saraswati should be acceptable. The vice versa is not good. I mean, achieving Saraswati to Lakshmi, we should discourage, but I think achieving Lakshmi to Saraswati should be okay. I think that should be the spirit of our entrepreneurs. बिल्कुल सर, और जिस तरीके से प्रयास है और जो बदलाव दिख रहा है पिछले 1 दशक में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेजी के साथ भारत उस रास्ते पर है जहां पर मैं कहूं कि इनोवेशन हब के तौर पर ये नजर आएगा दुनिया भर में. और हमारे तमाम युवा जो कि सोच बदलने के साथ अब नंबर या डिग्री से मोह छोड़कर इनोवेशन के जरिए देश की तरक्की, समाज की तरक्की में अपना अहम योगदान दे सकते हैं और अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं. आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए. शुक्रिया.